हाय हेलो इन्वेस्टर्स। इस वीडियो के अंदर हम जो है 20 स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे, जहां मुझे जो है कुछ ना कुछ ग्रोथ ट्रिगर्स देखने मिल रहे हैं। और इन स्टॉक्स को अगर आप देखोगे तो ये वॉच लिस्ट जो है, मैं इसे पेसिमिज्म वॉच लिस्ट बोलता हूँ। अब पेसिमिज्म वॉच लिस्ट क्या होता है? मार्केट के अंदर अगर आप देखोगे तो कोई भी सेक्टर के अंदर सेंटिमेंट्स बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं, तो मार्केट जो है उन स्टॉक्स को बहुत ज़्यादा ओवर रिएक्ट कर देता है। और इस ओवर रिएक्शन के चक्कर के कारण बहुत सारी कंपनीज उस सेक्टर के अंदर हमें जो है रीजनेबल वैल्यूएशन पे मिलती है। लेकिन एज इन्वेस्टर हमारा सबसे बड़ा और इम्पॉर्टेंट काम ये होता है कि हमें उन कंपनी का फंडामेंटली जो बिजनेस मॉडल है ना, वो समझ आना चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि कंपनी करती क्या है और आगे जाकर क्या ग्रोथ ट्रिगर्स प्ले आउट हो सकते हैं कंपनी के अंदर, जिसके वजह से उस कंपनी की स्टोरी जो है हमें चेंज आउट होते हुए दिखे। और उस कंपनी के अंदर टेम्पररी जो कि हमें अर्निंग्स ग्रोथ नहीं देखने मिल रही है, वहां पे जो है हमें ग्रोथ देखने मिले। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपसे कुछ 20 स्टॉक्स के आसपास डिस्कस करूंगा, जो कि यार मेरे वॉच लिस्ट के अंदर है और मैं जो है यहाँ पे ग्रोथ ट्रिगर्स के लिए वेट कर रहा हूँ। और क्या ग्रोथ ट्रिगर्स बनकर आते हैं, मैं उसके बारे में भी बात करूंगा। और इन सेक्टर्स के अंदर, इन कंपनीज के अंदर आपको कौन से टेलविंड्स पे फोकस करना चाहिए, जिसके वजह से इन स्टॉक्स के अंदर जो है हमें मैसिव री रेटिंग देखने मिले। तो जल्द से जल्द जो है वीडियो स्टार्ट करते। ये 20 सेक्टर्स, आई मीन 20 स्टॉक्स का वीडियो ही है। इसमें डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर से जो है मैंने कंपनी उठाई है। तो जो नंबर 1 सेक्टर मुझे आपसे डिस्कस करना है वो है माइक्रो फाइनेंस सेक्टर। अब पिछले कुछ टाइम से अगर आप देखोगे तो पिछले 1 से 1.5 साल से माइक्रो फाइनेंस सेक्टर के अंदर जो है बहुत ज्यादा प्रॉब्लम चल रही है। अब माइक्रो फाइनेंस एक ऐसा सेक्टर है जो कि बहुत ज्यादा साइक्लिकल सेक्टर है। यानी क्या कि इस सेक्टर के अंदर कुछ टाइम अपसाइकल होती रहती है और फिर अपसाइकल के बाद 18-24 मंथ्स की कभी कभी सेक्टर के अंदर डाउन साइकिल भी आ जाती है, जब लोन्स रिकवरी के अंदर जो है प्रॉब्लम आने लगता है। लोन्स को जो है बहुत इजीली लोगों को दिया जाता है। सेक्टर में होता है, बहुत गड़बड़ होती है, बहुत कंपनीज गड़बड़ करती है। तो अब लोन्स ये लोग दे देते हैं और फिर इसके बाद इन्हें लोन्स कलेक्ट करने में दिक्कत आ जाता है। तो इन कंपनीज की एसेट क्वालिटी जो है हमें खराब होते हुए देखने मिलती है। और फिर अगेन ये माइक्रो फाइनेंस इंडस्ट्री के लिए जो है एक लल पीरियड आ जाता है, जहां पे हमें माइक्रो फाइनेंस कंपनीज के अंदर ग्रोथ ही नहीं देखने मिलती होती है। इनकी एयूएम ग्रोथ चल जाती है, एसेट क्वालिटी की ग्रोथ खराब हो रही होती है। एसेट क्वालिटी अगर आप देखोगे तो इनके जीएनपीए एनएनपीए जो है कॉन्स्टेंटली इंक्रीज होते जा रहे होते हैं। और इसके साथ साथ कंपनी की कंडीशन इतनी खराब हो जाती है कि भाई हमें बस ऐसे लगता है कि आगे जाकर कुछ होगा ही नहीं। अब किसी भी सेक्टर के अंदर अगर हमें ऐसे लग रहा है कि यार कंडीशन जो है उस सेक्टर के अंदर अभी अभी खराब हुई है और सेक्टर साइक्लिकल है, जैसे कि अगर मैं माइक्रो फाइनेंस सेक्टर की बात करूं तो ये एक साइक्लिकल सेक्टर है। कई बार माइक्रो फाइनेंस की अच्छी साइकिल के अंदर आप एज इन्वेस्टर बहुत ज्यादा पैसा बना सकते हो, लेकिन साइकिल खराब हो गई तो पैसा बनाना भी टफ होता है। और वो खराब साइकिल कितने टाइम चलेगी उस चीज का जो है हम बात नहीं कर सकते। तो यहाँ पे अगर मैं अरमान फाइनेंशियल के केस में भी आपकी बात करूं तो कंपनी जो है पहले दिसंबर 2023 और मार्च 2024 के आसपास देखोगे तो हमें बहुत ज़्यादा सॉलिड प्रॉफिट ग्रोथ देखने मिल रही थी कंपनी के अंदर। बट उसके बाद क्या होता है, जून 2024 से मतलब आपका Q1 FY24 के आसपास से जो है ये पूरा माइक्रो फाइनेंस इंडस्ट्री के अंदर जो है दिक्कतें आनी स्टार्ट हो गई है। इनफैक्ट Q4 FY24 से स्टार्ट हुई थी, Q1 FY25 के अंदर भी जो थी दिक्कतें चली रही थी। तो यहाँ पे आप देखोगे तो ये माइक्रो फाइनेंस कंपनीज जो है ना, ये बता रही थी कि इनकी जो एसेट क्वालिटी है ना वो खराब हो रही है। अब किसी भी फाइनेंशियल कंपनी की अगर एसेट क्वालिटी खराब हो रही है ना, तब आप ये समझ लो कि उस कंपनी के अंदर आगे जाकर गड़बड़ होने वाली है, क्योंकि उसकी कलेक्शन एफिशिएंसी रिड्यूस हो जाती है। वो जो लोन दे रही होती है लोगों को, वो लोन जो है वो कंपनी कलेक्ट नहीं कर पाएगी। तो इसके वजह से क्या होगा, वो कंपनी के बैड लोन्स होने लगेंगे, उनके प्रोविजंस करने पड़ेंगे उन्हें। और अगर ये लोग प्रोविजंस करेंगे तो जो इनकी प्रॉफिटेबिलिटी है एज कंपनी, वो भी तो रिड्यूस हो जाएगी। इनका आरओई रिड्यूस हो जाएगा, आरओए रिड्यूस हो जाएगा, इनकी जो लोन बुक की ग्रोथ है वो खत्म हो जाएगी। इनफैक्ट कईयों के केस में तो लोन बुक की जो है हमें डी ग्रोथ ही देखने मिलेगी। और यही जो है हमें कुछ टाइम से माइक्रो फाइनेंस इंडस्ट्री के अंदर देखने मिल रहा है। और अभी भी अगर आप देखोगे तो इनके नंबर्स अच्छे नहीं है। मतलब माइक्रो फाइनेंस की साइकिल, खराब साइकिल होकर लगभग 18 मंथ्स के आसपास होने आ गए। बट अब यहाँ पे जो है माइक्रो फाइनेंस इंडस्ट्री के अंदर हमें कुछ 3 to 4 मंथ से ग्रीन शूट्स देखने मिल रहे हैं। अगर आप इनके नंबर्स देखोगे ना तो नंबर्स हमें अभी भी अच्छे नहीं लगेंगे। Q3 Q4 के नंबर्स देख लो, एकदम वाहियात नंबर्स है। जब हम Q4 के नंबर्स देखें तो Q4 के अंदर भी डीग्रोथ थी। और आपका Q1 FY26 के नंबर्स भी देखें तो यहाँ पे भी हमें जो है इनके इनकम के अंदर डीग्रोथ देखने मिल रही है। और पैट के अंदर भी जो है हमें बहुत ज़्यादा सॉलिड डीग्रोथ देखने मिल रही है।
लेकिन यहाँ पे अगर आप देखोगे तो डायरेक्शनली जो है इन कंपनीज के अंदर चीज़ें बेटर होनी स्टार्ट हो गई है, जहाँ मैनेजमेंट ये बता रहा है अब माइक्रो फाइनेंस के स्पेस के अंदर मुझे कौन सी कंपनीज इंटरेस्टिंग लग रही है। अरमान फाइनेंशियल नाम की एक कंपनी है जो कि मुझे इंटरेस्टिंग लग रही है। ये एक एनबीएफसी है जो कि सोलली आपके माइक्रो फाइनेंस के अंदर ही काम करते हैं। फिर इसके साथ साथ ये लोग थोड़ा एमएसएमई लोन्स के अंदर है, आपके लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी के अंदर है, फिर इसके साथ साथ टू व्हीलर और आपके रूरल टू व्हीलर लोन्स के अंदर है। अब कभी भी इकोनॉमी के अंदर दिक्कत होती है ना, तो सबसे ज़्यादा आपके कौन सफ़र करेंगे, सिक्योर्ड लेंडर्स या अनसिक्योर्ड लेंडर्स? सफ़र करेंगे आपके अनसिक्योर्ड लेंडर्स, जो कि भाई बिना कोई कोलैटरल के जो है लोगों को लोन दे देते। तो वहाँ पे आप देखोगे तो इन्हें जो है पैसा रिकवर करने में सबसे पहले दिक्कतें आती है, और फिर उसके बाद जो है सिक्योर्ड लेंडर्स पे चीज़ें जाने लगती है। तो अभी एज ऑफ नाउ Q1 FY26 की बात करूँ तो देखो, सिक्योर्ड लेंडर्स के लिए जो कि एमएसएमई कैटेगरी के अंदर काम करते, वहाँ पे नंबर जो है इतने ज़्यादा स्ट्रांग नहीं आ रहे। तो एक SBFC फाइनेंस नाम की एक कंपनी है जो कि मैं बहुत क्लोजली ट्रैक करता हूँ। यहाँ पे आप देखोगे तो इनकी जो एसेट क्वालिटी है ना वो खराब हो रही है थोड़ी थोड़ी। मतलब पहले इनकी अच्छी थी जब माइक्रो फाइनेंस साइकिल खराब चल रही थी, बट अब माइक्रो फाइनेंस साइकिल थोड़ी थोड़ी ठीक हो रही है। इस बार मॉनसून भी अच्छा है अगर आप देखोगे तो जब मॉनसून्स अच्छे आते हैं तो आपकी रूरल इकोनॉमी जो है बहुत अच्छा करती है। और अभी भी आप नॉर्मली देखोगे तो यार आपका जो रूरल इकोनॉमी है ना वो अर्बन इकोनॉमी को क्लियरली आउटपेस कर रहा है। रूरल इकोनॉमी के अंदर ग्रोथ अगर आप देखोगे तो अर्बन इकोनॉमी से कंपैरेटिवली ज़्यादा है। तो यहाँ पे अगर आप इनका जीएनपी और एनएनपीए देखोगे तो हमें जो है इनके डीपीडी बकेट्स के अंदर जो है इंक्रीज देखने मिला है। अब जितना ज़्यादा अगेन आपको फाइनेंशियल कंपनीज को एनालाइज वगैरह करना सीखना है, तो मैंने आपको सारी चीज़ें जो है डिफरेंट सेक्टर के अंदर आप किस तरीके से डिफरेंट सेक्टर की कंपनीज को एनालाइज कर सकते हो, क्या कर सकते हो, और भी बहुत सारी चीज़ें जो है मास्टर क्लास के अंदर कवर की हुई है। तो मास्टर क्लास के लिए अगर आपने अब तक रजिस्टर नहीं किया है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। 20 आवर्स का रिकॉर्डेड कंटेंट है बॉस, आपको बस वो 20 आवर्स के लेक्चर्स देखने और फिर मास्टर क्लास के बाद देखने के बाद आप जो है सारे सेक्टर की कंपनीज को जो है एनालाइज करने के लिए रेडी हो जाओगे। और इसके साथ साथ आपको समझ जाएगा कि कौन से सेक्टर के अंदर कौन से मेट्रिक ट्रैक कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा डिटेल्ड वे में जो है मैंने मास्टर क्लास के अंदर डिस्कस करी हुई है चीज़ें। तो अगर आपने एनरोल नहीं किया अब तक तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में जल्द से जल्द जो है एनरोल कर लेना। अब यहाँ पे मैं बात करूँ तो हमें इनके जो डीपीडी बकेट्स है ना उसके अंदर इंक्रीज देखने मिला है। फिर इसके साथ साथ अगर आप कंपनी का नेट एनपीए देखोगे तो नेट एनपीए के अंदर भी हमें इंक्रीज देखने मिला है। एसबीएफसी के कलेक्शन एफिशिएंसी के अंदर जो है हमें फॉल देखने मिल रहा है। मतलब प्रेजेंट बेसिस पे अगर आप बात करेंगे तो एमएसएमई लोन्स के अंदर जो है थोड़ा बहुत एसेट क्वालिटी इशू देखने मिल रहा है। और बजाज फाइनेंस जो कि आपका एक कंट्री का सबसे बड़ा मतलब एनबीएफसी लेंडर है, मतलब ये एक कंपनी है यार जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इतना बड़ा बेस होने के बाद भी कंपनी जो है आराम से 25% के आसपास ग्रो कर पा रही है। तो ये बजाज फाइनेंस के बारे में जो है कमेंडेबल है। और इसलिए यार स्टॉक जो है 6 के प्राइस टू बुक पे ट्रेड कर रहा है। देखो 6 के प्राइस टू बुक पे आप 25% पे ग्रो कर रहे हो तो एज इन्वेस्टर जो है आपका पैसा बनाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पे अगर हम बजाज फाइनेंस के केस में भी देखें तो इधर अगर आप देखोगे तो इनकी कॉन्फ्रेंस कॉल अगर आप पढ़ोगे तो इन्होंने अपने कॉन्फ्रेंस कॉल के अंदर बताया हुआ है कि बॉस इन्हें जो है थोड़ी बहुत दिक्कतें फेस करने मिल रही है आपके एमएसएमई लोन्स के अंदर। तो अगर आप ये रीड करोगे ना तो आपको आइडिया लग जाएगा कि यार एमएसएमई पोर्टफोलियो में गड़बड़ चल रही है, जो कि एक्सपेक्टेड है कि यार Q2 तक जो है वो सॉर्ट हो जाए, क्योंकि फरवरी से जो है इन बिजनेस के अंदर स्ट्रेन्स होने स्टार्ट हो चुके हैं। एसबीएफसी की हमें Q4 के अंदर भी एसेट क्वालिटी जो है थोड़ी बहुत खराब होते हुए दिखने मिली थी, लेकिन स्टिल एसबीएफसी के मैनेजमेंट ने गाइडेंस अच्छा दिया हुआ है। तो एसबीएफसी मेरे ट्रैक पे। फिर माइक्रो फाइनेंस के अंदर बात करूँ तो यहाँ पे जो है हमें ग्रीन शूट देखने मिल रहा है। हालांकि सेक्टर बहुत ज़्यादा साइक्लिकल है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ सेक्टर साइक्लिकल नहीं है, लेकिन यहाँ पे आप देखोगे तो साइकिल जो है अभी टर्न अराउंड होनी स्टार्ट हो गई है। मतलब क्या, माइक्रो फाइनेंस के अंदर मैं अरमान फाइनेंशियल को देख रहा हूँ। अब अरमान फाइनेंशियल के अंदर अगर आप देखोगे तो ऑब्वियसली नंबर्स आपको खराब दिखेंगे, लेकिन डायरेक्शनली यहाँ पे चीज़ें बेटर हो रही है। मैनेजमेंट ये बता रहा है कि यार चीज़ें जो है बेटर होते जा रही है माइक्रो फाइनेंस के अंदर। अरमान का मैनेजमेंट का मुझे एक बात बहुत पसंद है कि यार मैनेजमेंट जो है बहुत ज़्यादा कंजर्वेटिव है। तो आपका मैनेजमेंट ऑल टाइम यही बोलता रहता है कि माइक्रो फाइनेंस खत्म होने वाला है, पता नहीं है हमें कि कब चीज़ें ठीक होगी, ये होगा, इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग चल रहा है। लेकिन अगर आप इन कंपनीज़ का पोर्टफोलियो एट रिस्क देखोगे अभी, तो इन कंपनीज़ का पोर्टफोलियो एट रिस्क जो है वो रिड्यूस होते जा रहा है। इनकी जो एसेट क्वालिटी जो कि पहले के लेवल पे चल रही थी उसके ऊपर अगर आप देखोगे तो हमें QOQ जो है चीज़ें बेटर होते हुए देखने मिल रही है। मतलब यहाँ पे अगेन अगर हम Q1 FY25 का सिनेरियो देखें तो माइक्रो फाइनेंस के अंदर इनका जो एनपीए देख लो आप कंपनी लेवल पे, तो यहाँ पे आप देखोगे तो इनका एनपीए जो था वो 1.2 के आसपास था। और यहाँ पे अगेन अगर आप देखोगे तो इनका एनपीए जो है वो हमें रिड्यूस होता हुआ दिखेगा। फिर इसके साथ साथ ये नामरा फाइनेंस जो है ना, ये इनका माइक्रो फाइनेंस का सबसे बड़ा एंटिटी है, जहाँ पे ये लोग जो है माइक्रो फाइनेंस के अंदर काम करते हैं।
तो इधर अगर आप माइक्रो फाइनेंस की क्वालिटी देखें तो Q2 FY25 Q3 FY25 के अंदर इनकी जो GNPA है वो 4.4% के आसपास जा चुके थे। Q1 FY26 के अंदर इनके GNPA जो है वो 3.4% के आसपास आ गए। अब देखो माइक्रो फाइनेंस लोन्स अगर आप देते हो तो आपका रिस्क भी उतना होता है, तो आपको जो है निम्स भी जो है और यील्ड्स भी जो है आपकी लोन पे आप हाईयर चार्ज कर सकते हो। तो ये अरमान फाइनेंशियल एक कंपनी इंटरेस्टिंग लगती है मुझे माइक्रो फाइनेंस स्पेस में। यहाँ पे आपको डायरेक्शन ट्रैक करनी है कि यार चीज़ें बेटर हो रही है क्या, क्योंकि मैनेजमेंट ने ऑलरेडी ये चीज़ें बता दी है कि Q3 Q4 जो है इनका खराब होने ही वाला है। लेकिन आई मीन Q1 Q2 खराब होगा, लेकिन Q3 Q4 के अंदर अगर आप देखोगे तो मैनेजमेंट जो है Q3 Q4 से थोड़ा डायरेक्शनली आपको राइट गाइडेंस देने लगेगा और बताएगा कि बॉस देखो यहाँ से जो है ग्रोथ हमें देखने मिल सकती है। तो Q3 Q4 के अंदर अगर आप देखोगे तो हमें थोड़ी बहुत जो है प्रॉफिट ग्रोथ आपके माइक्रो फाइनेंस कंपनीज के अंदर जो है देखने मिल सकती है, जैसे कि अरमान फाइनेंशियल हो गया या क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण हो गया। तो यहाँ पे मैनेजमेंट क्या बता रहा है अरमान फाइनेंशियल का, मैनेजमेंट ये बता रहा है कि आई गेस नाउ इट्स टाइम टू एडमिट दैट वी आर इन सॉर्ट ऑफ साइक्लिकल बिजनेस। आई थिंक इंडस्ट्री वाज बिट इन डिनायल। अब सबसे पहले जो माइक्रो फाइनेंस का इशू हुआ था ना Q1 FY25 के अंदर, वो जो है अरमान फाइनेंशियल ने लाया था। अब ये सारे साइक्लिकल सेक्टर्स को जो है प्ले आउट किस तरीके से करते हैं, सारी चीज़ें जो है मैं मास्टर क्लास के अंदर डिस्कस कर चुका हूँ आपके साथ कि आपको किस तरीके से इन सेक्टर्स को प्ले आउट करना चाहिए, और मैं पर्सनली कौन सी कंपनीज को लेकर जो है ऐसे सेक्टर्स को प्ले आउट करने वाला हूँ। क्योंकि जब माइक्रो फाइनेंस की साइकिल अप साइकिल में होती है ना, तब आप जो है इस सेक्टर से बहुत ज़्यादा पैसा कमा सकते हो। क्योंकि यहाँ पे इनकी अगर आप वैल्यूएशन देखोगे तो बहुत सारे स्टॉक जो है अच्छी खासी वैल्यूएशन से करेक्ट हो चुके थे। अरमान का स्टॉक अगर आप देखोगे तो 2 के प्राइस टू बुक पर ट्रेड करता था, 2.5 के आसपास। यहाँ पे 2.3 के आसपास ये लोग ट्रेड कर रहे थे। ये स्टॉक जो है आई थिंक 5 के प्राइस टू बुक पे भी ट्रेड कर रहा था, 4 के प्राइस टू बुक पे भी ट्रेड कर रहा था। एज ऑफ नाउ स्टॉक अगर आप देखोगे तो 1.7 के प्राइस टू बुक पे ट्रेड कर रहा है। तो वैल्यूएशन इंटरेस्टिंग है, इंडस्ट्री के अंदर रिकवरी भी आ रही है। Q3 Q4 से हमें ग्रोथ देखनी स्टार्ट हो जाएंगी कंपनीज के अंदर, और ओवरऑल एसेट क्वालिटी भी बेटर हो रही है। पोर्टफोलियो एट रिस्क जो है इन कंपनीज का वो भी रिड्यूस होते जा रहा है, स्ट्रेस जो है वो रिड्यूस होते जा रहा है, रूरल इकोनॉमी जो है अच्छा परफॉर्म कर रही है, रेंस अच्छी हुई है, मानसून अच्छा हुआ है, तो अगेन ग्रोथ भी अच्छी रहेगी सेक्टर के अंदर। तो इसलिए एक्सपेक्टेड है कि आपकी माइक्रो फाइनेंस की जो साइकिल है ना वो अभी बॉटम आउट होनी स्टार्ट हो गई है। तो अरमान फाइनेंशियल के साथ एक और कंपनी है जो मैं देख रहा हूँ, वो है क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण। अब क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण के अंदर अगर आप देखोगे तो इनका कर्नाटका के अंदर जो है ना बहुत ज़्यादा एक्सपोजर है। अब प्रॉब्लम क्या हो जाता है इनका पता है क्या, कि कर्नाटका के अंदर जो है एक ऑडियंस इशू हुआ था। तो इनकी एसेट क्वालिटी यार बाकी जगह तो ठीक हो रही थी, लेकिन कर्नाटका के अंदर इनकी एसेट क्वालिटी के अंदर हमें दिक्कत देखने मिल रहा था। बट मैनेजमेंट अब ये भी बता रहा है, अगर आप इनका Q1 FY26 के कॉन्फ्रेंस कॉल पढ़ोगे, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो हमें पार के अंदर जो है, जो पार जीरो है उसके अंदर जो है फॉल देखने मिल रहा है। अब पहले अगर आप देखोगे तो हमें पार के अंदर इंक्रीज देखने मिल रहा था, क्योंकि इनका जो कर्नाटका वाला पोर्टफोलियो है ना वो सबसे ज्यादा खराब परफॉर्म कर रहा था। अगर आप मार्च का भी देखोगे तो मार्च के अंदर इनका कर्नाटका का पार जीरो 8.7% था, और जून 2025 में इनका जो पार जीरो है वो 9.2% हो गया। फिर इसके साथ साथ महाराष्ट्र के केस में देखोगे तो वो हमें रिड्यूस होता हुआ देखने मिला है, तमिलनाडु में हमें रिड्यूस होता हुआ देखने मिला है, मध्य प्रदेश, बिहार और आपके बाकी स्टेट्स के अंदर भी देखोगे तो ये हमें रिड्यूस होता हुआ देखने मिला है। लेकिन इनका अच्छा खासा लोन बुक जो है कर्नाटका पे बेस्ड है, और कर्नाटका के अंदर ऑडियंस इशू आ गया। तो इन सारी कंपनीज जो कि कर्नाटका के अंदर जिन कंपनीज का एक्सपोजर है ना, उन्हें थोड़ा इनका पार का जो है इशू हो गया। पार मतलब पोर्टफोलियो एट रिस्क। जितना ज्यादा आपका पोर्टफोलियो एट रिस्क होगा, आप ऐसा समझ सकते हो कि यार उतना ज्यादा जो है आपकी कंपनी का एसेट क्वालिटी खराब हो सकता है, और उतनी ज़्यादा दिक्कतें जो है आगे जाकर आपकी कंपनी के अंदर आ सकती है। तो ये हुआ। लेकिन अब मैनेजमेंट इनका बहुत इंटरेस्टिंग है क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण का, जहाँ पे ये लोग बता रहे हैं कि FY26 के अंदर ये लोग जो है इनका जो लोन बुक है वो 14 to 18% के आसपास ग्रो करेंगे। नेम इनका 12.6% के आसपास रहेगा। और इसके साथ साथ इनका कॉस्ट टू इनकम जो है, सारी कंपनीज माइक्रो फाइनेंस के अंदर डायरेक्शनली यही बता रही है कि इनका जो कॉस्ट टू इनकम है ना वो रिड्यूस होते जाएगा। एक मन्नपुरम नाम की भी एक कंपनी है जो कि आपके गोल्ड लेंडिंग के अंदर है। अब मुझे गोल्ड लेंडिंग वाली कंपनीज भी पसंद है, जैसे कि मन्नपुरम हो गया, मुठूत हो गया, क्योंकि वहां पे क्या होता है कि जब आपके गोल्ड के प्राइसेस इंक्रीज होते हैं ना, तो आपकी गोल्ड एनबीएफसीज अच्छा करती है। क्योंकि क्या होता है कि लोगों को जो है कोलेट्रल जो अमाउंट ऑफ गोल्ड रखना होता है ना वो कम रखना होता है, वो कम गोल्ड रखकर ज्यादा पैसा उठा सकते हैं जब आपके गोल्ड के प्राइजेस के अंदर हमें इंक्रीज देखने मिलता है। तो मन्नपुरम भी जो है मुझे इंटरेस्टिंग लगता है। तो मन्नपुरम के अंदर अगर आप देखोगे तो क्या चल रहा है, यहाँ पे गोल्ड के प्राइजेस इंक्रीज हो गए तो इनका सिखाया हुआ है। इसके साथ साथ अगर आपको जेन्युइनली कुछ इक्विटी रिसर्च सीखना है, अगर आपको जेन्युइनली आपके लाइफ में कुछ करना है, अगर आप इरिटेट हो गए हो, आपको पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सीखना है, आपको समझ में ही नहीं आ रहा है मार्केट के अंदर चीजें कैसे चलती है, आप बस ये यूट्यूब पे वीडियोस देख रहे हो, उस पर स्टॉक मार्केट के डिसीजन ले रहे हो,
कुछ टेलीग्राम ग्रुप पे आप एडेड हो, या फिर कोई दोस्त आपको टिप्स दे रहे हैं तो आप उस पे डिसीजन ले रहे हो, या फिर आप ढंग से जो है मार्केट के अंदर रिसर्च नहीं कर पा रहे हो, तो आपके लिए जो है जीरो टू हीरो इक्विटी रिसर्च वाली जो क्लास है ये मस्ट नीडेड है। और ये 20 आवर्स का कंटेंट जो है आपको देखना है। इस क्लास के अंदर आपके 20 आवर्स के रिकॉर्डेड लेक्चर्स है, ये आपको देखना है। इसके साथ साथ इसमें टोटल 11 सेशंस है। इसमें आपको पीपीटी भी मिलेगी जो मैं यूज कर रहा हूँ। इसके साथ साथ डिफरेंट सेक्टर के लिए डिफरेंट चेकलिस्ट होती है जो कि हमें फॉलो करनी चाहिए। हर एक सेक्टर की अलग मेंटल मॉडल होता है। जैसे कि हॉस्पिटल्स के लिए हमें कुछ और देखना चाहिए, आप ऑटोमोबाइल कंपनीज के लिए देखोगे तो हमें कुछ और ट्रैक करना चाहिए। फिर उसके बाद आप कैपिटल मार्केट वाली कंपनीज देखोगे, या कैपिटल गुड्स वाली कंपनीज देखोगे, लैब ग्रोन डायमंड कंपनीज देखोगे, गोल्ड कंपनीज देखोगे। तो हर एक सेक्टर के अंदर जो है हमें अलग अलग चेकलिस्ट फॉलो करनी पड़ती है, अलग अलग चीजें ट्रैक करनी पड़ती है कंपनीज के अंदर। तो इस मास्टर क्लास के अंदर आप सीखोगे कि कौन से सेक्टर के अंदर हमें क्या देखना है। आप आराम से एक बार आपने 20 आवर्स का कंटेंट देख लिया, आपको कंपनीज ट्रैक करनी स्टार्ट करनी है, और फिर आप जो है कोई भी कंपनी को ट्रैक कर सकते हो, नॉट किडिंग। इसके साथ साथ जो है मैं आपको इस मास्टर क्लास के अंदर सिखाऊंगा कि आप किस तरीके से एआई को अपने रिसर्च के अंदर यूज कर सकते हो, लेवरेज कर सकते हो। यहाँ पे मैंने जो है आपको वैल्यूएशंस के बारे में भी सिखाया हुआ है कि आप किस तरीके से कोई भी स्टॉक को जो है वैल्यू कर सकते हो मार्केट के अंदर विद इन मिनट्स। वो सीएफए वाले लोग होते हैं ना, वो कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स मॉडल सिखाते हैं आपको, डीसीएफ मॉडल, ये मॉडल, वो मॉडल, आपको कोई जरूरत नहीं है। क्योंकि रियल लाइफ के अंदर अगर हम स्टॉक मार्केट के अंदर होते हैं तो ये सारी चीजें जो है एप्लीकेबल नहीं होती है, फाइनेंस वाली चीजें। तो आप भले ही एमबीए फाइनेंस हो या फिर आपका स्टॉक मार्केट के अंदर कोई बैकग्राउंड नहीं है, आपको जो है ये मास्टर क्लास के अंदर एनरोल कर लेना चाहिए अगर आपको जेन्युइनली स्टॉक मार्केट के बारे में जो है सीखना है। यहाँ पे मैं आपको ये भी सिखाऊंगा कि आप पोर्टफोलियो मैनेजमेंट किस तरीके से कर सकते हो, जहां मैं अपना पोर्टफोलियो रिवील करूंगा आप लोगों को, और अपने पोर्टफोलियो के स्टॉक से जो है मैंने आपको सारी चीजें सिखाई है। इसके साथ साथ यहाँ डेली मुझे मेल्स आते रहते हैं, डेली मुझे डीएम्स आते हैं, व्हाट्सअप पे आता है, एक्स पे आता है, जीमेल पे मेल्स आते होते हैं। लोग जो है डेली मुझे बता रहे होते हैं कि भाई मास्टर क्लास के बाद जो है हमें कंटेंट बहुत अच्छा लगा, एकदम सुपर कंटेंट है। क्योंकि लोग आपको स्टॉक मार्केट कोर्सेज के नाम पे कचरा बेच रहे हैं, आपको बेसिक चीजें सिखा रहे हैं, और इस मास्टर क्लास के अंदर आप एकदम एडवांस चीजें सीखोगे, और वो चीजें सीखोगे जो कि आपको मार्केट के अंदर एक्चुअली रेलेवेंट है। और इसके साथ साथ लोग मुझे बताते हैं कि यार भाई हमने मास्टर क्लास देखने के बाद हमारा पूरा पोर्टफोलियो रिबैलेंस कर लिया। इसके साथ साथ लोग मुझे ये भी बता रहे हैं कि हमने कंपनीज को ट्रैक करना स्टार्ट कर दिया है। कुछ लोगों ने तो कंटेंट क्रिएट करना स्टार्ट कर दिया है, तो वो लोग भी जो है कॉन्स्टेंटली टच के अंदर है। और एक और चीज, मास्टर क्लास देखने के बाद अगर आपको कभी भी डाउट आता है कोई भी स्टॉक रिलेटेड या कोई भी चीज रिलेटेड, तो आप जो है मुझसे वन ऑन वन भी कनेक्ट कर सकते हो, या तो मेरे एक्स के ट्विटर के डीएम्स के अंदर, या फिर आप मुझे मेल कर सकते हो, या मेल और डीएम्स पे कनेक्ट करोगे तो मेरे लिए ज्यादा बेटर होगा। तो मास्टर क्लास के लिए एनरोल कर लेना, लिंक नीचे जो है डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया हुआ है। और ये वैल्यू जो गोल्ड फाइनेंस वाला डिवीजन अच्छा कर रहा है, इनका जो माइक्रो फाइनेंस वाला एक डिवीजन है वो इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है। लेकिन यहाँ पे आप देखोगे तो ये भी बता रहे हैं कि यार इनके जो क्रेडिट कॉस्ट है ना वो आगे जाकर रिड्यूस हो गए, क्योंकि Q3 Q4 के अंदर जो है इन्हें माइक्रो फाइनेंस के अंदर रिकवरी देखने मिलेगी। और क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण भी यही बता रहा है, अरमान भी यही बता रहा है। फिर इसके साथ साथ आप थोड़ी स्मॉल फाइनेंस बैंक्स को भी पढ़ोगे तो उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक है, जो कि अगेन यही बता रहा है कि यार चीज़ें जो है हमें बेटर होते हुए देखने मिलेगी Q3 Q4 के अंदर, सेकेंड हाफ H2 ऑफ FY26 के अंदर। फिर इसके साथ साथ आप स्मॉल फाइनेंस बैंक्स के अंदर मैं आपको बोलूँ तो अब एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक भी है, इक्विटास भी है, जना स्मॉल फाइनेंस बैंक भी है, उत्कर्ष भी है, ये सारी कंपनीज को भी मैं देख रहा हूँ। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या बनकर आता है मेरा स्मॉल फाइनेंस बैंक्स के साथ पर्सनल लेवल पे, मैं आपको ये बताता हूँ। देखो अब ये लोग क्या कर रहे हैं कि ये लोग आपके सिक्योर्ड बुक की तरफ ज्यादा जा रहे हैं, और इनका जो माइक्रो फाइनेंस का पोर्टफोलियो है ना ये लोग रिड्यूस कर रहे हैं। तो यार देखो आप जो है आपका जो ज्यादा रिवॉर्डिंग पोर्टफोलियो है, जहां से आप ज्यादा इंटरेस्ट रेट चार्ज करते हो लोगों से, वो आप रिड्यूस कर रहे हो। तो इसके वजह से आपके ओवरऑल कंपनी लेवल पे अगर आप निम्स देखोगे, नेट इंटरेस्ट मार्जिन, वो जो है हमें रिड्यूस होते हुए देखने मिल सकते हैं। तो यार ये इनकी प्रॉफिटेबिलिटी को जो है इतना ज़्यादा अच्छे से जो है इम्पैक्ट नहीं करेगा। तो ये इसलिए मुझे ये स्मॉल फाइनेंस बैंक जो है ना ये इतनी पसंद नहीं आ रही है। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक आप देख सकते हो, क्योंकि यहाँ पे अगेन ये लोग जो है यूनिवर्सल बैंक बन रहे। अब इनकी भी गलती नहीं है यार, इन्होंने माइक्रो फाइनेंस की वो कंपनी को एक्वायर किया, फिनकेयर नाम था शायद उस कंपनी का, और माइक्रो फाइनेंस की साइकिल खराब हो गई। तो देखो सेक्टर साइक्लिकल है, लेकिन सेक्टर के अंदर जब रिकवरी आती है ना तब इन्वेस्टर्स पैसा भी बहुत बना सकते हैं। अब मैं आपको कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, मैं बस आपको आइडिया दे रहा हूँ कि ये सारी कंपनीज जो है मेरे वॉच लिस्ट के अंदर है, और आपको भी जो है इन कंपनीज को रडार पे रखना चाहिए। तो ये कुछ स्मॉल फाइनेंस बैंक्स आप देख सकते हो। फिर इसके साथ साथ क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण का अगर आप देखोगे तो ये लोग बता रहे कि यार कर्नाटका के अंदर सिचुएशन बेटर हो रही है। ये एक्सपेक्टेड नहीं था मुझे, लेकिन Q1 के अंदर ये बोल रहे कि यार चीज़ें जो है बेटर होते हुए हमें देखने मिल रही है, और H2 FY26 के अंदर इनका जो क्रेडिट कॉस्ट है वो हमें रिड्यूस होता हुआ देखने मिलेगा। फिर इसके साथ साथ इनके अगर एसेट देखोगे तो इनके रिटर्न ऑन एसेट ROA जो है, जो कि एक इंपॉर्टेंट मेट्रिक है, और ROE भी एक इंपॉर्टेंट मेट्रिक है।
ROE जो है हमें Q3 Q4 के अंदर इंक्रीज होता हुआ देखने मिलेगा। Q1 Q2 जो है इंपैक्टेड है। अब देखो आपकी माइक्रो फाइनेंस के अंदर जब रिकवरी स्टार्ट होती है, ऐसा नहीं है कि यार आज रिकवरी हो गई और आपके इनकम स्टेटमेंट एकदम से ठीक हो गए, ये केस हमें नहीं देखने मिलता है। माइक्रो फाइनेंस के अंदर रिकवरी किस तरीके से चलती है, 6 मंथ्स लैग के हिसाब से चलती है। मतलब क्या कि आज रिकवरी स्टार्ट हो गई, आज अगर साइकिल ठीक हो गई तो अगले 6 महीने बाद मुझे इसका इफेक्ट जो है इनकम स्टेटमेंट पे देखने मिलेगा। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि यार कॉन कॉल डिकोड करना जो है सही से आना चाहिए। यहाँ पे अगर आप इनकी कॉन्फ्रेंस कॉल देखोगे क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण की, तो मैनेजमेंट यार कब से इनके कॉन्फ्रेंस कॉल के अंदर बता रहा है कि यार डायरेक्शनली चीज़ें जो है वो ठीक चल रही है सेक्टर के अंदर, डायरेक्शनली सब कुछ ठीक हो रहा है माइक्रो फाइनेंस के अंदर। तो ये एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। तो आई वुड सजेस्ट कि आप कॉन कॉल वगैरह पढ़ो इनकी, और कॉन्फ्रेंस कॉल कैसे डिकोड करते हैं, मेगा ट्रेंड्स किस तरीके से डिकोड करते हैं कॉन्फ्रेंस कॉल वगैरह से जो है, ये सारी चीज़ें जो है मैं मास्टर क्लास के अंदर ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। तो आपने नहीं एनरोल किया अभी तक तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जल्द से जल्द जो है एनरोल कर लेना। और ये 3000 रुपीज़ का प्राइस यार कुछ भी नहीं है इन टर्म्स ऑफ जो वैल्यू आपको मिल रही है मास्टर क्लास के अंदर। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, चेकआउट कर लेना। अब थोड़ा अगली इंडस्ट्री के आसपास बढ़ते हैं। अब जो अगली इंडस्ट्री है, जो कि जिस इंडस्ट्री के स्टॉक्स मेरे थोड़े रडार के अंदर है, वो है आपका कॉफ़ी कंपनीज। तो कॉफ़ी कंपनीज के अंदर कुछ कंपनीज है जैसे कि CCL प्रोडक्ट्स नाम की एक कंपनी है। अब CCL को अगर आप देखोगे तो देखो इनके साथ दिक्कत क्या हुई थी। कॉफ़ी के जो प्राइजेस है, अगर आप ओवरऑल गूगल पे भी जाकर सर्च करोगे ना, तो आपके कॉफ़ी के प्राइजेस के अंदर जो है हमें बहुत ज़्यादा राइज देखने मिल रहा था। तो अब होता क्या है कि जब आपके कॉफ़ी के प्राइसेस जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाते हैं, तो ये कंपनीज क्या करती है, ये लोग कॉफ़ी के अंदर डील करते हैं। अब CCL अगर आप देखोगे तो 2 कैटेगरी के अंदर डील करती है बॉस, एक है आपका B2B और दूसरा जो है आपका B2C। अब B2C यार ये खुद का एक ब्रांड बना रहे, कॉन्टिनेंटल कॉफ़ी नाम है इनकी ब्रांड का, कॉफ़ी बहुत अच्छी है इनकी बल्कि। लेकिन अगर आप देखोगे तो ये लोग जो है आपका फ्रीज ड्राइड कॉफ़ी भी बनाते हैं, स्प्रे ड्राइड कॉफ़ी ग्रैन्यूल्स भी बनाते हैं। जो आपके बड़े ब्रांड्स हैं नेस्कैफे वगैरह, उन लोगों को भी जो है ये कॉफ़ी B2B के अंदर सप्लाई करते हैं। जो स्टारबक्स जैसे ब्रांड है उन लोगों को भी जो है ये कॉफ़ी जो है B2B के अंदर सप्लाई करते हैं। अब यहाँ पे आपको एक फ्रेमवर्क ध्यान रखना है कि जितने ज़्यादा ये लोग छोटे पैकेट्स के अंदर बेचेंगे, जितनी ज़्यादा खुद की ब्रांडिंग करेंगे, उतने ज़्यादा इनके मार्जिन जो है वो बेटर बनकर आएंगे। तो यहाँ पे आप देखोगे तो कॉफ़ी जो है इनका एक की कमोडिटी है। तो जब कॉफ़ी के प्राइसेस इंक्रीज होंगे तब क्या होगा, तब इनका जो वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट है वो इंक्रीज हो जाएगा, कंपनी पे स्ट्रेस आने लगेगा। क्योंकि देखो वही कॉफ़ी लेने के लिए इन्हें अगर 100 रुपीज़ लग रहे थे, तो वही अमाउंट ऑफ कॉफ़ी लेने के लिए इन्हें बीच में जो है कॉफ़ी के प्राइसेस इतने इंक्रीज हो गए थे कि इन्हें जो है 500 रुपीज़ लग रहे थे सेम अमाउंट ऑफ कॉफ़ी के लिए। तो यहाँ अगर आप देखोगे तो अगर हम मंथली बेसिस पे भी देखें तो हमें कॉफ़ी के प्राइसेस के अंदर जो है बहुत ज़्यादा सॉलिड वॉलेटिलिटी देखने मिली है। या अगर हम जैन की ही बात करें, दिसंबर से ही बात करें, तो आपके कॉफ़ी के प्राइसेस जो है देख सकते हो आप कितना ज़्यादा भयंकर इंक्रीज़ हुए, और अभी हमें फॉल देखने मिला और वापस इंक्रीज़ होगा। मतलब अभी अगर आप देखोगे तो नॉर्मली कॉफ़ी के जो प्राइसेस है ना वो थोड़े नॉर्मलाइज होने स्टार्ट हो गए। तो जब आपके कॉफ़ी के प्राइसेस जो है वो इंक्रीज़ हो रहे हैं, तब आप सोच सकते हो कि ये कंपनी जो है दिक्कतों के अंदर आने वाली है। हालांकि इनका जो एबिटा होता है, अब एबिटा पर केजी जो होता है इनका वो सेम होता है, उसके ऊपर इफेक्ट नहीं देखने मिलता है क्योंकि ये कॉस्ट बेसिस पे कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, तो उसके ऊपर रिस्क नहीं देखने मिलता है। लेकिन ओवरऑल जब आपके कॉफ़ी के सप्लाई के अंदर दिक्कतें आ जाती है, तो ये कंपनी जो है फेस करती है, वर्किंग कैपिटल इंक्रीज हो जाता है, क्लाइंट से जो है ऑर्डर आने बंद हो जाते हैं। क्योंकि इनके क्लाइंट बोलते हैं कि भाई 20, 30, 50% से आप पे 5x हो चुका है कॉफ़ी का प्राइस, तो भाई हम कैसे ले, कैसे खरीदे कॉफ़ी आपसे। तो ये भी हमें कुछ बार जो है देखने मिलता है। तो इसलिए जो है CCL ट्रबल के अंदर था। बट अभी CCL के अंदर मैं आपको चार्ट डिस्क्लोज नहीं कर सकता, लेकिन अगर आप CCL का चार्ट देखोगे ना जाकर, तो हमें प्राइस के अंदर जो है रिकवरी देखने मिल रही है। और स्टॉक जो है एज ऑफ नाउ स्टेज 2 के अंदर ट्रेड कर रहा है। स्टेज 2 के अंदर क्यों ट्रेडर कर रहा है CCL का स्टॉक, क्या आप जानते हो? रीजन ये है कि यार कॉफ़ी के प्राइसेस नॉर्मलाइज होने स्टार्ट हो गए। तो ये एक स्टॉक है, आई वुड सजेस्ट कि आप आपके रडार के अंदर रखो। अगर ब्राज़ील के अंदर सप्लाई आता है कॉफ़ी का, वियतनाम के अंदर अगर अच्छा सप्लाई आता है कॉफ़ी का, तो आप जो है यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे सेंटीमेंट जो है चेंज होने स्टार्ट हो चुके हैं, और इसलिए जो है ये स्टॉक मेरे रडार के अंदर है। अब इसके साथ साथ विंटेज कॉफ़ी नाम की भी एक कंपनी है। यहाँ पे हालांकि कंपनी छोटी है, यहाँ पे हमें ग्रोथ बहुत ज़्यादा सॉलिड देखने मिल रही है। CCL के अंदर भी ग्रोथ है, जैसे कि CCL के अंदर अगर मैं बात करूँ तो इनके मैनेजमेंट ने 20% एबिटा का गाइडेंस देकर रखा है, 20% ये लोग ग्रो करेंगे इनके एबिटा को, और इनका केपेक्स भी हो चुका है। तो CCL के अंदर आगे जाकर हमें ग्रोथ अच्छी खासी देखने मिल सकती है। विंटेज कॉफ़ी की मैं बात करूँ तो ये बहुत छोटी कंपनी है। अब छोटी कंपनी है तो आपका फायदा क्या है कि आपका बेस बहुत छोटा होता है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो हमें जो है बहुत ज़्यादा ग्रोथ देखने मिल रही है, कंपनी आराम से 100% के आसपास ग्रो कर रही है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि FY26 के अंदर ये लोग इतना नहीं ग्रो कर पाएंगे, क्योंकि अगेन FY27 के अंदर जो है इनका केपेक्स आ रहा है FY26 के एंड के आसपास।
तो वहाँ पे आप देखोगे तो लगभग FY27 ही आप समझ लो। तो तब इनका केपेक्स आ रहा है एज ऑफ नाउ यार, ये लोग 100% यूटिलाइजेशन पे चल रहे हैं। ये लोग भी आपके B2B कैटेगरी के अंदर ही काम करते हैं, इसलिए अगर आप CCL के मार्जिन देखोगे तो इनके EBITDA मार्जिन 18% के आसपास बनकर आते हैं, और विंटेज के अगर आप देखोगे तो इनके मार्जिन, लेकिन हालांकि EBITDA मार्जिन जो है आपको राइट पिक्चर नहीं देगी अगर आप इन कंपनीज को एनालाइज कर रहे हो तो, क्योंकि आपके कॉफी के प्राइसेस के हिसाब से जो है वो मार्जिन वगैरह फ्लक्चुएट होते हैं, तो EBITDA मार्जिन वोंट गिव यू अ राइट पिक्चर। फिर इसके साथ साथ अगर आप यहाँ पे भी देखोगे तो इनका जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन चल रहा है ना, वो एज ऑफ नाउ 100% चल रहा है। तो इनकी जब तक नई कैपेसिटी नहीं आती है तब तक इन्हें यार 100% पे ग्रो करना थोड़ा टफ बन जाता है। तो यहाँ आप देखोगे तो 6500 टन्स पर एनम की इनकी कैपेसिटी है, ऑलरेडी फुल्ली यूटिलाइज्ड है। यहाँ अगेन अगर आप देखोगे तो इनकी 4500 टन्स पर एनम की कैपेसिटी आ रही है, जिन्हें आने के लिए इन्हें थोड़ा टाइम लगेगा। और इनका ग्रीन फील्ड भी आ रहा है, जहां ये लोग अगेन 5000 MTPA के आसपास जो है इनकी कैपेसिटी आ रही है। तो कॉफी सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जिस पे आप अगेन जो है ध्यान रख सकते हो। अब एक और सेक्टर जहाँ चीज़ें जो है नेगेटिव हो गई है, और वैल्यूएशन इस सेक्टर की जो है ऑल टाइम स्काई रॉकेट रहती थी। मतलब अगर मैं इस सेक्टर की एक कंपनी का नाम डिस्कस करूँ तो PG इलेक्ट्रोप्लास्ट आपको याद होगा, रूम एयर कंडीशनर वाला सेक्टर है। आप लोगों को पता ही होगा कि यार रूम एयर कंडीशनर जो है हमारे लिए साइलेंट लग्जरी होती थी पहले, बट अब क्या हो गया है, अब रूम एयर कंडीशनर जो है लग्जरी कम और नेसेसिटी हो गई है। AC अगर आप देखोगे तो सबको नीड है यार, गर्मी इतनी बढ़ जाती है बॉस। तो इधर अगर हम PG इलेक्ट्रोप्लास्ट की बात करें तो ये लोग जो है आपकी एक EMS कंपनी है। तो जो कंपनी आपके RAC कैटेगरी के अंदर काम करती थी, उन सारी कंपनीज की वैल्यूएशंस के अंदर अगर मैं आपको वैल्यूएशंस दिखाऊं तो वैल्यूएशंस के अंदर हमें करेक्शन देखने मिला। ये कंपनी पहले 116-17 के PE पे ट्रेड करती थी, अभी अगर ये कंपनी देखोगे तो 58 के PE पे ट्रेड कर रही है। पीक पे अगर आप देखोगे तो इसका वैल्यूएशन जो है 50 के आसपास भी इनका प्राइस टू अर्निंग चले गया था। मतलब वैल्यूएशन जो है लगभग 50 से करेक्ट हो गई थी, इसका PE जो है। तो वहाँ पे रीज़न अगर मैं आपसे डिस्कस करूँ तो आप बोलोगे कि यार इस कंपनी के अंदर जो है वैल्यूएशन बहुत एक्सपेंसिव हो गई थी, इसलिए कंपनी के प्राइस के अंदर हमें करेक्शन देखने मिला है। लेकिन इस तरीके से आप ये जो है गलत रीज़न जज करते हो मार्केट के अंदर, और ये एकदम गलत रीज़न है अगर आप इस तरीके से सोच रहे हो। तो रीज़न ये है कि कंपनी की जो ग्रोथ है ना वो रिड्यूस हो गई थी, और ये Q4 FY25 के अंदर ही जो है हमें पता चल गया था कि भाई इनकी ग्रोथ के अंदर जो है स्लो डाउन होने वाली है चीज़ें, क्योंकि मैनेजमेंट ऑलरेडी इनके कॉन्फ्रेंस कॉल के अंदर बता चुका था। और इसके साथ साथ इनका जो गाइडेंस है जो कंपनी देता है वो भी जो है मैनेजमेंट ने गाइडेंस रिड्यूस करा हुआ था आपके Q4 के अंदर, क्योंकि एक तो आपका FY25 का बेस बहुत बड़ा था, दूसरा ये इंडस्ट्री जो है सीजनल इंडस्ट्री है। मतलब क्या, जिस टाइम आपके समर्स बहुत अच्छे होंगे उस टाइम इनकी ग्रोथ जो है बहुत अच्छी होगी, क्योंकि जिस टाइम समर्स अच्छे होते हैं उसी टाइम आपके रूम एयर कंडीशनर जो है मैक्सिमम सेल आउट होते हैं। लेकिन जिस टाइम अगर आप देखोगे तो समर्स खराब हो जाते हैं, तो इनकी ग्रोथ भी जो है थोड़ी खराब हो चुकी थी अगर आप देखोगे तो। और इसके वजह से मैनेजमेंट ने गाइडेंस रिड्यूस किया। FY25 के अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ग्रोथ थी, मतलब 24/25 अगर आप देखोगे तो कंपनी ने अपनी टॉप लाइन 77% से इंक्रीज करी है। तो यहाँ पे क्या हुआ था, 77% से इंक्रीज करी तो 25 का बेस भी बहुत बड़ा था, तो वो बेस पे ग्रो करना भी जो है कंपनी के लिए थोड़ा टफ हो गया था। तो यहाँ पे गाइडेंस अगर आप देखोगे तो पहले ये लोग 30-40% का गाइडेंस दे रहे थे पैट का, अभी ये लोग जो है पैट के लिए 3-7% का गाइडेंस दे रहे हैं नेट प्रॉफिट के लिए। तो इनका जो नेट प्रॉफिट है ना उसका गाइडेंस इन्होंने रिड्यूस कर दिया है पूरा, और जिस तो ऑब्वियसली वैल्यूएशन का तो करेक्शन देखने मिलना ही था। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपकी रूम एयर कंडीशनर वाली इंडस्ट्री जो है ना एक सीजनल इंडस्ट्री है। तो अब सीजनल इंडस्ट्री के अंदर अगर आप देख रहे हो तो कुछ टाइम साइक्लिकलिटी तो ऑब्वियसली इन्वॉल्व होगी। जैसे माइक्रो फाइनेंस के अंदर साइक्लिकलिटी है, वैसे रूम एयर कंडीशनर के अंदर भी साइक्लिकलिटी होगी। इस साल समर्स खराब हुए, लेकिन आगे जाकर देखो अब एक और फायदा हुआ है आपकी रूम एयर कंडीशनर वाली कंपनीज को, जिसकी वजह से हमें इन कंपनीज के अंदर रिकवरी देखने मिलती है। जैसे कि PG इलेक्ट्रोप्लास्ट है, ईपैक ड्यूरेबल भी जो है आप इस कैटेगरी के अंदर एक कंपनी है जो कि स्टडी कर सकते हो। ये भी जो है आपके OEM है और ODM दोनों के अंदर काम करती है। OEM मतलब ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर, ODM मतलब आपका ओरिजिनल डिजाइन मैन्युफैक्चर। तो यहाँ पे आप देखोगे तो OEM ODM दोनों के अंदर काम करते हैं। अब यूजुअली AC कंपनीज के अंदर मैंने देखा है कि ये लोग क्या कर रहे हैं कि इनका जो AC का पोर्टफोलियो है ना ये वहां से थोड़ा रिड्यूस कर रहा है RAC का पोर्टफोलियो, और इनका जो दूसरा पोर्टफोलियो है ना जैसे कि वॉशिंग मशीन्स हो गया या कूलर्स हो गया या ईपैक अगर आप देखोगे तो हेयर ड्रायर के अंदर भी जा रहा है, एयर प्यूरिफायर के अंदर भी ये लोग एंटर कर रहे हैं। तो जो बाकी इनके इक्विपमेंट्स है ना वो वहां पे ज्यादा एंटर कर रहे हैं। AC के अंदर भी है, AC के अंदर स्टिल इनका एक्सपोजर सबसे ज्यादा इन कंपनीज का, बट ये थोड़ा डाइवर्सिफाई कर रही है कंपनीज, ताकि जो साइक्लिकलिटी है ना इन कंपनीज की वो थोड़ी रिड्यूस होते हुए हमें देखने मिले। तो ये ईपैक के केस में भी हमें यही देखने मिला है। अभी भी एज ऑफ नाउ अगर आप देखोगे तो 77% ऑफ ईपैक के रेवेन्यूज कम फ्रॉम आपका रूम एयर कंडीशनर, लेकिन FY26 के अंदर वो रेवेन्यू जो है 65% रेवेन्यू जो है रूम एयर कंडीशनर से आएंगे। तो ये कुछ कंपनी के नए प्रोडक्ट्स है। PGEL भी आपका प्लास्टिक मोल्डिंग वगैरह के अंदर काम करता है।
अब ओवरऑल इस इंडस्ट्री के अंदर क्या हो गया कि देखो इन्वेंट्री जो होती है आपकी, अब एसी अगर बिक नहीं रहा है तो इन कंपनीज के पास इन्वेंट्री ज़्यादा बढ़ने लगेगी, इन्वेंट्री ज़्यादा बढ़ेगी तो आगे जाकर ये लोग एसी जो है डिस्काउंट पे सेल कर सकते हैं, प्राइसिंग वॉर हो सकता है। तो इसलिए जो है एक थोड़ा बहुत रिस्क आ जाता है इनके मार्जिन्स के ऊपर, प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर। लेकिन ओवरऑल लॉन्ग टर्म पे अगर आप देखोगे तो आपका रूम एयर कंडीशनर का इंडस्ट्री ही एक्सपेक्टेड है कि बॉस 20% पे ग्रो करेगा। तो ये कंपनीज एक्सपेक्टेड है कि यार अच्छा ही परफॉर्म करेगी। तो यहाँ पे आप ब्लू स्टार जैसी कंपनी स्टडी कर सकते हो, जो कि यार ये लोग डायरेक्ट एसी सेल करते। वोल्टास जैसी कंपनीज आप लोग जो है रीड कर सकते हो। ये सही टाइम है आपकी ऐसी इंडस्ट्रीज को रीड करने का, तो वोल्टास को आप रीड कर सकते हो। वोल्टास भी आपके रूम एयर कंडीशनर के अंदर काम करती है। फिर एम्बर थोड़ी इंटरेस्टिंग लगती है, इसके वैल्यूएशन के अंदर हमें इतना करेक्शन भी नहीं देखने मिला। रीज़न ये है कि इनके आरएसी के अलावा भी जो है बाकी कंपोनेंट्स भी है जहाँ से एम्बर के जो है हमें रेवेन्यूज़ देखने मिले। तो यहाँ अगर आप एम्बर के देखोगे तो इनके रेलवे से भी थोड़े बहुत रेवेन्यूज़ आते हैं, डिफेंस से भी इनके रेवेन्यूज़ आते हैं। इनके अच्छे खासे रेवेन्यूज जो है कंज्यूमर ड्यूरेबल वाला डिवीजन, जो आरएसी वाला डिवीजन है, वो भी इनका अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो अगर आप जहाँ देखोगे तो यार ईपैक के अंदर डी ग्रोथ है, पीजीएल के अंदर इतनी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ नहीं थी, इन्होंने अपना आरएसी का डिवीजन 33% से ग्रो किया, तो दैट वाज कमेंडेबल। फिर इसके साथ साथ ये लोग सेमीकंडक्टर्स के अंदर भी एंटर कर रहे हैं, पीसीबीए के अंदर भी एंटर कर रहे हैं। कोरिया सर्किट नाम की एक कंपनी है, उसके साथ इन्होंने जेवी कर रखा है एक, और एसेट इनकी फैसिलिटी है जिसे जो है ये लोग एक्सपांड कर रहे हैं अगेन। तो ये भी Q4 FY26 Q1 FY26 के आसपास आएगी। तो एम्बर क्या कर रहा है, ये लोग भी जो है डाइवर्सिफाई कर रहे हैं। तो ओवरऑल सारी कंपनीज के अंदर जो है आरएसी कंपनीज के अंदर ये ट्रेंड देखने मिला है। ब्लू स्टार तो आपका सोल आरएसी वाला प्लेयर है। एक सिम्फनी नाम की भी एक कंपनी है जो कि आपका कूलर्स बनाती है। तो सिम्फनी के केस में अगर आप देखोगे तो क्या होता है कि अगेन साइक्लिकलिटी पे चीज़ें डिपेंड करती है कि अगर साइकिल अच्छी होगी तो कंपनी अच्छा परफॉर्म करेगी, समर्स अच्छे होंगे तो कंपनी की सेल्स अच्छी होगी, समर्स अच्छे नहीं होंगे तो आप देखो कंपनी की सेल्स के अंदर हमें डिग्रोथ देखने मिल रहा है। तो यार इस साल पहले ही कंपनी इस कॉन कॉल के अंदर चिल्ला रही थी कि मॉनसून इस बार के अच्छे होने वाले हैं, समर थोड़े सबड्यूड रहेंगे। तो इसलिए मैं भी एक टाइम पे पीजीएल के अंदर इन्वेस्टेड था। नो बाय सेल रिकमेंडेशन, मैंने इसे Q4 के अंदर निकाल दिया। जैसे ही मैंने इसका गाइडेंस देखा, मैंने ब्लू स्टार की कॉन कॉल पढ़कर ही समझ लिया था कि भाई पीजीएल तो बस अब गया। अब ये मुझे पहले ही पता चल गया था। तो यही फायदा है, मैं बोलता हूँ आपको कि आपको एक्टिवली ट्रैकिंग करनी चाहिए कंपनीज की। इसलिए मैं बोलता हूँ कि भाई कॉन कॉल पढ़ो, और कॉन कॉल डिकोड करने का भी जो है एक तरीका होता है, हर एक सेक्टर की कंपनी को एनालाइज करने का भी जो है एक तरीका होता है, जो कि सारी चीज़ें जो है मैंने मास्टर क्लास के अंदर सिखा कर रखी है। अगर आपको प्रैक्टिकली इन्वेस्टिंग सीखना है ना बॉस, तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ये 3000 का प्राइस जो है, ये आप सोचते हो कि यार मेरे को 3000 रुपीज़ पे करने पड़ रहे, मेरा क्या होगा। लेकिन आप वो जो वैल्यू होती है ना जो आपको मिलेगी उस चीज़ के अंदर, वो जो है आप यूजुअली मिस आउट कर देते हो। तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप लोग जल्द से जल्द जो है चेकआउट कर लेना। फिर इसके बाद अगर सिम्फनी के बाद अगर मैं आपसे कुछ और एक सेक्टर की बात करूँ तो एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर है, इंडिया का सबसे बड़ा ग्रोथ सेक्टर है, मेगा ट्रेंड है मैं बोलूँगा, जो कि कैपिटल मार्केट सेक्टर है। तो इस सेक्टर के अंदर मैं कौन सी कंपनीज को देख रहा हूँ, CDSL जैसी कंपनीज। अब देखोगे तो मार्केट कुछ टाइम से अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है। जब मार्केट अच्छा परफॉर्म नहीं करता है, मार्केट के अंदर सेंटीमेंट्स नहीं होते, तो जो नए लोग मार्केट के अंदर आते हैं वो कमाएंगे। लोगों को कम नंबर ऑफ डीमैट अकाउंट लोग खोलेंगे, कम नंबर ऑफ ब्रोकरेज अकाउंट आएंगे कंपनी के, कम नंबर ऑफ ट्रेडिंग होगी, लेस नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस होंगे। तो अब इसके वजह से जो आपकी कैपिटल मार्केट कंपनीज है ना, वो इंपैक्ट हो जाएगी। तो CDSL अगर आप देखोगे तो बुल मार्केट जब चल रहा था तब CDSL के नंबर्स के अंदर जो है हमें बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ग्रोथ रेट देखने मिल रही थी। तो यार CDSL वॉज ग्रोइंग एट अबाउट 92%, 72%, 50% के आसपास। लेकिन जब साइकिल खराब हुई तो यहाँ अगर आप देखोगे तो वैल्यू आपकी जो ग्रोथ है वो टॉप लाइन ग्रोथ रिड्यूस हो गई इन कंपनीज के अंदर, क्योंकि देखो इन कंपनीज के अच्छे खासे रेवेन्यू जो है मार्केट लिंक्ड होते हैं। मार्केट अच्छा परफॉर्म करेगा तो ये कंपनीज अच्छा परफॉर्म करेगी। तो इसलिए बुल रन के अंदर ये कंपनी के अंदर जो है हमें मैसिव ऑपरेटिंग लेवरेज भी देखने मिलता है। जहाँ अगर आप देखोगे तो हमें CDSL की आप पैट ग्रोथ देखो और CDSL की रेवेन्यू ग्रोथ देखो, हमें बहुत ज़्यादा सॉलिड ऑपरेटिंग लेवरेज देखने मिल रहा था। अब CDSL जो है आपका एक टोल रोड बिजनेस की तरीके से समझ सकते हो। CDSL की एक बहुत इंटरेस्टिंग ट्रिक है, अगर आपको समझना है कि यार कैपिटल मार्केट के अंदर चीज़ें बेटर हो रही है क्या, तो आपको बस यार ट्रांजैक्शन चार्जेस ट्रैक करने हैं। अगर ट्रांजैक्शन चार्जेस आपको इंक्रीज होते हुए दिख रहे हैं, इसका ये मतलब है कि कैपिटल मार्केट के जो सेंटीमेंट्स है ना, वो हमें बेटर होते हुए देखने मिल सकते हैं। हालांकि यार CDSL के अंदर अभी भी ग्रोथ नहीं है, कैपिटल मार्केट के सेंटीमेंट्स इतने ज़्यादा पॉजिटिव नहीं है, लेकिन क्योंकि ओवरऑल अगर आप देखोगे ना तो इंडिया का जो मार्केट है वो बॉटम क्वार्टाइल के अंदर था इस बार ऑल ओवर दी वर्ल्ड के। अगर आप सारे मार्केट का आउट परफॉर्मेंस देखोगे तो बाकी सारे मार्केट का परफॉर्मेंस अच्छा था, पाकिस्तान के मार्केट का भी परफॉर्मेंस अच्छा था, लेकिन इंडिया का जो मार्केट है वो अच्छा नहीं परफॉर्म कर पाया। और इस रीजन की वजह से अगर आप देखोगे तो ये आपकी कैपिटल मार्केट वाली कंपनीज जो है इनका भी परफॉर्मेंस जो है अच्छा नहीं था, और इन कंपनीज के अंदर हमें ग्रोथ नहीं देखने मिली थी। लेकिन एक्सपेक्टेड है कि यहाँ पे चीज़ें बेटर होते हुए देखने मिलेगी हमें।
CDSL ये आपके इंश्योरेंस वाले बिजनेस के अंदर भी है, जैसे ये आपके शेयर को जो है सेफ रखता है, आपके इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म के अंदर रखता है, उस तरीके से इनका इंश्योरेंस वाला भी बिजनेस आ रहा है। फिर इसके साथ साथ CDSL के अलावा भी एंजल वन जो है, ब्रोकर्स, मैं आई वुड सजेस्ट कि ब्रोकर जो है आपकी डीपली साइक्लिकल होते हैं। जब आपकी साइकिल खराब हो जाती है तो सबसे ज़्यादा जो इम्पैक्ट होता है वो आपका ब्रोकर ही होता है। तो यहाँ अगर आप देखोगे तो एंजल वन पे सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट हमें देखने मिला, जहाँ इसकी ग्रोथ जो है हार पूरी ही हिट हो चुकी है। लेकिन कंपनी का मैनेजमेंट ये बता रहा है कि अगेन Q4 या Q4 FY26 तक हमें चीज़ें बेटर होते हुए देखने मिलेगी। और फिर इसके साथ साथ अगर मैं आपसे थोड़ी बहुत बात करूं एंजल वन की, तो यार ये लोग जो है आपके वेल्थ मैनेजमेंट के अंदर भी एंटर कर रहे हैं। तो जो ब्रोकर है ना, उसे सोनली ब्रोकर नहीं रहना है अभी, वो दूसरे डिवीजन के अंदर भी जा रहा है, क्योंकि वो डीपली साइक्लिकल है जब वो ब्रोकर होता है। और जब आप वेल्थ मैनेजमेंट वगैरह डिविजन के अंदर जाते हो तो आप शैलो साइक्लिकल हो जाते हो। तो जो साइक्लिकलिटी है ना वो आपकी कंपनी की वो थोड़ी रिड्यूस हो जाती है, और री रेटिंग का पोटेंशियल जो है आपकी कंपनी के अंदर इंक्रीज हो जाता है। तो आपके ब्रोकर्स को यूजुअली वैल्यूएशन बहुत एक्सपेंसिव मिलती है बुल मार्केट के अंदर, लेकिन जैसे ही मार्केट चेंज हो जाता है, सेंटीमेंट चेंज हो जाते हैं, इनकी वैल्यूएशन भी उसी तरीके से डीरेट होती है। तो ये लोग ब्रोकिंग के अंदर है, वेल्थ मैनेजमेंट का भी ये लोग स्टार्ट कर रहे हैं, एसेट मैनेजमेंट के अंदर भी ये लोग स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन ये लोग ज्यादा आपके पैसिव फंड्स के अंदर है, इंडेक्स फंड्स के अंदर है। तो जो लोग आपको ट्रेडिंग कराते हैं वही लोग आपको इंडेक्स फंड बेच रहे हैं, तो ये थोड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी उससे हो जाता है। फिर यहाँ अगर आप देखोगे तो ये लोग म्यूचुअल फंड्स के अंदर है, क्रेडिट के अंदर है, FD के अंदर भी है, और इंश्योरेंस वगैरह भी जो है ये लोग बेच रहे हैं। तो एंजल वन भी जो है डाइवर्सिफाई करने का देख रहा है, लेकिन अभी भी अगर आप एंजल वन के रेवेन्यूज देखोगे तो मैक्सिमम रेवेन्यूज F&O से आते। बीच में यार न्यूज़ भी आ रही थी कि गवर्नमेंट F&O के लिए कुछ रेगुलेशंस लाने वाला है, वो मैंने BSC के वीडियो पे कवर करा हुआ है। तो आपने अभी तक यार हमारा BSC का वीडियो नहीं देखा है तो X पे जो है वो वीडियो अवेलेबल है। आप X पे अगर मुझे फॉलो नहीं करते हो तो आप जल्द से जाओ, मुझे पहले X पे फॉलो करो, आयुष मर्दा 07 जो है ये मेरा ID है। X पे अगर आप BSC सर्च करोगे तो अब वो आपको जो वीडियो है ना BSC वाला वो मिल जाएगा। अब इसके साथ साथ हमने ये BSC वाला वीडियो जो है यूट्यूब पे भी कवर कर रखा था, तो अगर आपने वो यूट्यूब पे भी देखना है आपको तो आप यूट्यूब पे भी देख सकते हो। तो BSC के केस में भी ये देखने मिला था। BSC एक स्टॉक है जो कि अगेन मेरे जो है रडार के अंदर है, जैसे ही सेंटीमेंट्स बेटर होने स्टार्ट हो जाएंगे तो BSC जो है मैं देख सकता हूँ। लेकिन अगेन मैं आपको थोड़ा बोलता हूँ कि यार आपका वैल्यूएशन थोड़ा देखकर चलना है। यहाँ पे देखो लॉन्ग टर्म के हिसाब से तो ये स्टॉक्स जो है अगेन एक्सपेक्टेड है कि यहाँ पे अर्निंग्स ग्रोथ रहेगी, लॉन्ग टर्म के हिसाब से तो बहुत अच्छा करेगी, क्योंकि हमारे इंडिया के अंदर कैपिटल मार्केट जो है एक बूमिंग सेक्टर है, एक इवॉल्विंग सेक्टर है, एक मेगा ट्रेंड है। तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से एक्सपेक्टेड ही है कि अच्छा करेंगे स्टॉक्स। अब मैं आपको कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, लेकिन मैं बस आपको बता रहा हूँ कि आप किस तरीके से सेक्टर के बारे में सोच सकते हो। तो यहाँ पे आप देखोगे तो BSC के अंदर देखो वैल्यूएशन इनकी बहुत एक्सपेंसिव हो गई थी। पहले इन्हें NSE की तरफ से भी शेयर मार्केट शेयर मिल रहा था, तो इसके वजह से स्टॉक तो एकदम स्टेरॉइड्स पे ही चढ़ गया था, PE इनका 80 के आसपास पहुंच गया था। लेकिन अब हमें जो है इनकी स्टॉक के प्राइस के अंदर जो है करेक्शन देखने मिला, वैल्यूएशन थोड़ी रीजनेबल हो चुकी है। आई वुड सजेस्ट कि आप ये BSC वाला वीडियो जो है जाकर देखो एक बार, तो आपको आइडिया लगेगा। फिर इसके साथ साथ आपके बाकी प्लेयर्स बनकर आते हैं, नुआमा जैसे प्लेयर्स है, जो कि अगेन आपका जेन स्ट्रीट का इशू जो है नुआमा के अंदर सॉर्ट आउट हो चुका है। तो अब नुआमा के अंदर भी हमें अच्छी खासी ग्रोथ देखने मिल सकती है। नुआमा पे भी एक बहुत डिटेल वीडियो कवर कर रखा है, यहाँ पे X पे भी अवेलेबल है, यूट्यूब पे भी अवेलेबल है। तो उससे इन कंपनीज को देखते कैसे, इन कंपनीज को रीड कैसे करते हैं, उसके बारे में जो है आपको आइडिया लगेगा। नुआमा के अंदर आपको इनका रिकरिंग शेयर ऑफ रेवेन्यू कितना ज़्यादा है ना वो ट्रैक करना है, इनके डिविजन्स के अंदर कितनी ग्रोथ आ रही है वो देखना है। जितना ज़्यादा नुआमा के अंदर साइक्लिकलिटी रिड्यूस होगा उतना ज़्यादा री रेटिंग पोटेंशियल इंक्रीज हो जाएगा। तो मैं वही बता रहा हूँ कि कौन से सेक्टर के अंदर आपको क्या चीज़ें ट्रैक करनी है, ये सारी चीज़ें जो है मैं आपको मास्टर क्लास के अंदर सिखा चुका हूँ। तो अबाउट वी हैव कवर्ड ऑफ अबाउट 25+ सेक्टर्स के आसपास, जिसमें मैंने आपको डिटेल में बताया कि इस सेक्टर के अंदर आपको ये देखना है। तो आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, आप कोई भी कंपनी को ट्रैक कर रहे हो या देख रहे हो। अब आपको बस ये सोचना है कि अगर आपको मास्टर क्लास के अंदर से डिपेंड, मतलब एक तो आपको कोई बैकग्राउंड की ज़रूरत नहीं है, आपको कोई भी फाइनेंस बैकग्राउंड की मास्टर क्लास को अटेंड करने के लिए ज़रूरत नहीं है। आप कोई भी बैकग्राउंड हो आपका, आप देख सकते हो। बट आप इस तरीके से सोचो कि अगर आपको एक भी नई चीज़ जो है सीखने मिल जाती है तो आपका जो है कितना फ़ायदा हो सकता है। तो आप इस तरीके से जो है सोच सकते हो। अब यहाँ पे अगर मैं नुआमा के केस में बात करूँ तो इनके वेल्थ मैनेजमेंट डिवीजन अच्छा कर रहा है, एसेट मैनेजमेंट वाला डिवीजन भी अच्छा कर रहा है, कैपिटल मार्केट वाला डिवीजन जो है कंपनी का वो थोड़ा खराब परफॉर्म कर रहा है। फिर एक मोतीलाल ओसवाल भी आप देख सकते हो, मोतीलाल ओसवाल भी जो है यही वाले कैटेगरी के अंदर है। मुझे मोतीलाल का भी मॉडल पसंद है, हालांकि इनकी आपके Q4 Q3 के अंदर देखोगे तो यार दिक्कतें चल रही थी, क्योंकि यहाँ पे पैड ग्रोथ थोड़ी हिल गई थी इन कंपनीज की। अब कोई बोलेगा वेल्थ मैनेजमेंट कंपनीज के अंदर हमें कैश फ्लोज देखने गया, तो आप कैश फ्लोज वेल्थ मैनेजमेंट कंपनीज के अंदर नहीं देख सकते हो, फायदा नहीं बनकर आता है। तो मैं वही बता रहा हूँ ना यार, लोगों को नॉलेज नहीं होता है। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर है, जल्द से जल्द एनरोल कर लेना। बाकी मैं कुछ नहीं बता रहा हूँ आपको, मास्टर क्लास का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया हुआ है, यही मैं बोल रहा था। अब आप दिमाग मत दौड़ाओ आपका। आप यहाँ पे मोतीलाल पे अगर हम बात करें
तो मोतीलाल की थोड़ी बात करते हैं। अब मोतीलाल का अगर आप देखोगे तो अगेन मोतीलाल का मॉडल बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये लोग ट्रेजरी इनकम के अंदर भी है, लेकिन मोतीलाल के अंदर जो साइक्लिकलिटी वाला एस्पेक्ट है आपका वो थोड़ा इंक्रीज हो जाता है। रीजन ये बनकर आता है कि देखो ट्रेजरी के अंदर इन्वेस्टमेंट होती है इनकी, खुद ये लोग इनका पैसा इन्वेस्ट करते हैं, तो इसलिए जब आपका मार्केट खराब परफॉर्म करेगा तो ऑब्वियसली आपके ट्रेजरी इनकम से जो है जो ट्रेजरी वाला बिजनेस है वहाँ से ग्रोथ भी नहीं आएगी। बाकी ये लोग हाउसिंग फाइनेंस के अंदर भी एंटर कर रहे हैं। हाउसिंग फाइनेंस भी एक बहुत इंटरेस्टिंग सेक्टर में कवर कर चुका हूँ, यूट्यूब पे मैंने एक वीडियो कवर करी हुई है, एक्स पे भी कवर करी हुई है, तो आई वुड सजेस्ट कि आप वो वीडियो जाके देखो। एक्स पे मैंने एक बहुत इंटरेस्टिंग सीरीज कवर की हुई है। ये सीरीज यूट्यूब पे अवेलेबल नहीं मिलेगी आपको। बेस्ट टॉक ऑफ दिस सेक्टर वाला जो सीरीज़ है ना वो मैंने एक्स पे कवर करा हुआ है। तो इसमें क्या है, 2 वीडियोस हैं, तो इसमें मैंने डिफरेंट सेक्टर्स के जो वन ऑफ द बेस्ट टॉक्स है ना वो कवर किए हुए। तो ये पार्ट 1 है और इसका पार्ट 2 भी जो है आप देखोगे एक्स पे प्रोफाइल पे मेरे ढूंढोगे तो आपको मिल जाएगा। तो आई वुड सजेस्ट आप ये वाला सीरीज जो है जाकर देखो जिसमें हमने मोस्ट ऑफ द सेक्टर्स कवर करे हुए। फिर यहाँ पे आई वुड सजेस्ट आप मोतीलाल को भी रीड कर सकते हो। फिर इसके साथ साथ आनंद राठी भी जो है ये भी मेरे रेडार पे, आपका IIFL कैपिटल भी मेरे रेडार पे है। फिर इसके साथ साथ अगर आप देखोगे तो आपके बाकी प्लेयर्स भी जो है रडार पे। आनंद राठी की थोड़ी वैल्यूएशंस मुझे थोड़ी एक्सपेंसिव साइड पे लगती है। तो यही है बस, ये कुछ कंपनीज है जो कि यार मेरे वॉच लिस्ट के अंदर है। इन कंपनीज के अंदर मैं ट्रिगर्स ढूंढ रहा हूँ कि यार जैसे ही मुझे ग्रोथ ट्रिगर्स देखने मिल जाते हैं इन कंपनीज के अंदर, तब स्टोरी इंटरेस्टिंग प्ले आउट हो सकती है इन कंपनीज के अंदर, और तब री रेटिंग जो है हमें इन कंपनीज के अंदर फिर से देखने मिल सकती है। होपफुली वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया लाइक करो, चैनल पे नए हो, कंटेंट अगर आपने पहली बार देखा है तो सब्सक्राइब कर देना। एक्स पे मुझे फॉलो नहीं करते हो तो आप जल्द से जल्द जो है मुझे एक्स पे जाके फॉलो कर सकते हो। और इसके साथ साथ होपफुली आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, चैनल पे पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब करो। और इसके साथ साथ आप लोगों को पता ही होगा कि यार इसके पहले जो है हमारा 10,000 सब्सक्राइबर्स का एक चैनल था, ड्यू टू सम टेक्निकल एरर्स हमने वो चैनल खो दिया। तो एक रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को जो है मैक्सिमम लोगों से शेयर करना, ताकि हम लोग जो है मैक्सिमम लोगों को रीच आउट कर पाए। और जो जो मास्टर क्लास के अंदर एनरोल्ड है, एज ऑफ नाउ 400+ पीपल एनरोल्ड है मास्टर क्लास के अंदर, तो आई वुड सजेस्ट कि आप जो है मास्टर क्लास को मैक्सिमम लोगों से शेयर करना, ताकि वो लोग भी जो है इस चीज़ का बेनिफिट उठा पाए। और अगर आपने अब तक रजिस्टर नहीं किया है तो यार 3000 रुपीज़ का प्राइस क्या ही है यार, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जल्द से जल्द रजिस्टर कर लेना। होपफुली वीडियो पसंद आया होगा। दैट्स इट, थैंक यू फॉर वॉचिंग। आयुष मर्दा साइनिंग ऑफ। जय हिंद, जय भारत।